ठीक। गैगर मॉलर जो थे वो दोनों असिस्टेंट थे जो रदरफोर्ड को असिस्ट कर रहे थे, और उन्होंने ही फिर आगे ये मॉडल्स वगैरह दिए और सारा कुछ दिया। तो उन्होंने एक ट्यूब बनाई, एक डिवाइस बनाई जिसकी डायग्राम जो है ये सामने आपके पास रिप्रेजेंट हुई हुई है। एक उसमें रेट मीटर है, दूसरा जीएम ट्यूब है, और सामने उसके पास सोर्स रखा जाता है। सोर्स का मतलब है इसके अंदर यानी वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल मौजूद है जिससे क्या किया जा रहा है, जिससे रेज आउट हो रही है, मीन एमिट हो रही है। वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, वो बात की बात है। ठीक है, रेज इमिट हो रही है, रेज इमिट होती हैं। तो जैसे ही रेज इमिट होती हैं तो यहाँ पर जाके वो फिर डिटेक्ट होती हैं, और रेट मीटर पे आ रहा होता है कि जी इसका रेट इतना है। तो सबसे पहले डिटेक्टर फॉर द रेडियो एक्टिव इमिशंस, रेडियो एक्टिव इमिशंस कैन बी डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ गेगर मॉलर ट्यूब, जिसको हम जीएम ट्यूब का नाम देते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास आगे आएगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इमिशंस को देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लाउड चैम्बर, ये भी एक डिवाइस है जो आगे अभी हमने पढ़नी है। एंड स्पार्क स्पार्क काउंटर, ये भी एक डिवाइस है जो आगे हमारे पास हम आएगी और उसको हम पढ़ेंगे। अब गेगर मॉलर ट्यूब का टोटल जो मैन्युफैक्चरर्स है, टोटल जो डिवाइस है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ आपके डिटेक्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एनोड बनाया गया है, ठीक है, ये एनोड होता है। इसमें एनोड का मतलब है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आपके पास मौजूद होते हैं, मीन यहाँ पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है यहाँ से वोल्टेज इसको दी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। और ये वाला जो है ये कैथोड होता है, यानी ये जो ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब जो है इसको कैथोड बना दिया जाता है, मीन नेगेटिव चार्ज बना दिया जाता है। और ये जो अंदर है इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है। अब जैसे ही यहाँ से कोई चीज आती है, तो जैसी आएगी यहाँ पर आएगी, तो जब जैसी वो यहाँ आएगी तो अगर वो बीटा होगी तो बीटा को ये कैथोड रिपेल करेगा, ये एनोड अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ बब करेगा, मीन एक स्पार्क सब प्रोड्यूस होगा। जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो इस जो रेट मीटर है इसके अंदर वो आपकी डिफ्लेक्शन शुरू होगी, जी हाँ ये चीज मौजूद है, ये क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह वो क्या करेगा, वो आपको उसके लेवल्स को दिखाएगा, जी ये इतना हो गया है, इतना हो गया है। लेट सपोज ये कम है, रेट जो है उसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कितना काउंटर रेट है। काउंटर रेट का मतलब होता है कि वो आपके पास कितने मैग्नीट्यूड के साथ मौजूद है, मीन जो आपके पास हो रहा है, जो आपके पास मौजूद है वो कितने मैग्नीट्यूड, मीन रेडिएशंस कितनी मिकदार में मौजूद है, उसको कहते हैं काउंटर रेट। ठीक हो गई ये चीज। जी सर। तो गेगर मॉलर ट्यूब के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि गेगर मॉलर ट्यूब जो है वो क्या चीज है। ये हमने पढ़ लिया कि गेगर मॉलर ट्यूब जो है वो सिंपली इस तरह हमारे पास ही होता है। फिर हमारे पास है क्लाउड चैम्बर। क्लाउड चैम्बर की शेप कुछ इस टाइप की होती है। इसमें क्लाउड चैम्बर का ये मतलब नहीं है कि इसमें क्लाउड्स होते हैं, ये एक टाइप ऑफ द क्लाउड्स है, इस तरह शेप होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्लॉथ भी यूज किया जाता है, लाइट इंटर होती है, मेटल सरफेस, मेटल प्लेट भी मौजूद होती है, नीचे जो है वो आपके पास क्या होते हैं, स्पंज मौजूद होता है, ड्राई आइस मौजूद होती है। इसके अंदर हम चैम्बर्स के अंदर हम इसको करते हैं। इसकी जो पिक्चर है वो कुछ ये है, रियल पिक्चर इसकी ये है, जो रियल लैब्स में मौजूद होते हैं वो कुछ इस टाइप का। आप पढ़ लो। It shows the path traveled by the ionizing radiation in the air. The radioactive produce ion in the air that it saturated with the alcohol vapor. ठीक हो गया। फिर आपसे कह रहे थे अल्कोहल वाइपर कंडेंस ऑन द आइन to make the track of the radiation visible. Alpha particles are best for the this because it's ionized highly. तो वो ज्यादातर आयनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा बेहतर रहता है आपके पास क्लाउड चैम्बर में, क्योंकि उसके आयोनाइजेशन के ट्रैक्स बहुत क्लियरली बनते हैं। तो वो क्लियरली बनने की वजह से हमें नजर आ जाते हैं। ये क्लाउड चैम्बर में फिर ट्रैक्स बनते हैं। तो ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं जिसमें ये डिफ्लेक्शन हुई हुई है, ये देखो ये बिल्कुल क्रैक बने हुए। तो हमने कल पढ़ा था अल्फा के क्रैक जो बनेंगे वो सीधी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, मीन वो बिल्कुल प्रॉपर लाइंस बनेगी। जो बीटा की होगी वो थोड़ी बहुत क्रैक बनेगा लेकिन टूटी फूटी सी लाइन होगी। और जो गामा की बनेगी वो बिल्कुल ही क्या बनेगी, वो ना होने के बराबर लाइंस होंगी। क्यों, क्योंकि वो आयोनाइज्ड ही नहीं होंगे। तो जो ज्यादा आयोनाइज्ड होगा उसकी ज्यादा प्रॉपर लाइन बनेगी। तो अल्फा ज्यादा आयोनाइज्ड होता है तो उसकी प्रॉपर लाइन बनती है, और बीटा जो है वो ज्यादा आयोनाइज्ड नहीं होता तो उसकी प्रॉपर लाइन नहीं बनती है। जितनी लाइंस आपको यहाँ नजर आ रही हैं ये अल्फा की हैं, क्योंकि अल्फा ज्यादातर आयोनाइज्ड होता है, यानी मोस्ट प्रॉपरली अल्फा की आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको आयोनाइज्ड किया जाता है। ठीक हो गया। तो द रेडिएशन इमिशन इमिशन इंटर द
द ट्यूब थ्रू द मिका विंडो एंड आयोनाइज द नियोन गैस। इसके अंदर नियोन गैस होती है, उसको ये आयोनाइज कर देती है। द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आइन आर अट्रैक्ट टूवर्ड द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टफुली। ये क्लाउड चैम्बर की बात, जीएम ट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जीएम ट्यूब के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ये जीएम ट्यूब के। जीएम ट्यूब का जो आपके पास एनोड है वहां पर क्या होता है, नियोन गैस होती है। जैसे ही वहां आपके पास जी कोई इमिशन एंटर होगी तो वो क्या करेगी, नियोन गैस को आयोनाइज करेगी। आयोनाइज करके आयोनाइजेशन होगी तो आयोनाइजेशन से सर्किट कंप्लीट होगा और वो रेडिएटर्स पे आपके पास यानी रेट मीटर के आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। The electron and positive ion are attract toward the anode and cathode respectively। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड के ऊपर जाएंगे, जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड के ऊपर जाएंगे आपके पास। When electrons are collected by the anode, a pulse of current is produced। जब आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कलेक्ट होंगे एनोड के ऊपर तो एक पल्स प्रोड्यूस होगा, यानी करंट का सर्किट कंप्लीट होगा। द पल्स ऑफ करंट आर काउंटेड बाय अ स्केलर और रेट मीटर। यानी नीचे जो रेट मीटर लगा हुआ है वहां पर वो पल्स कैलकुलेट होगा, आपको बताएगा कि कितना काउंटर रेट है। द स्केल गिव द नंबर ऑफ काउंट ओवर अ सर्टेन पीरियड। यानी वो जो रेट आपको दे रहा है वो एक सर्टेन पीरियड का दे रहा है, ऑफ द टाइम दैट इज काउंट पर मिनट या पर सेकंड भी हो सकता है। वो आपकी सेटिंग के ऊपर होगा कि आपने रेट मीटर को कैसे सेट किया है, पर मीटर सेट किया है कि पर मिनट सेट किया है कि पर सेकंड सेट किया। तो आपने रेट सेट करना है, उस रेट के ऊपर देगा। अगर पर सेकंड सेट किया तो इसका मतलब है एक सेकंड में जितने रेट होगा वो आपको शो करेगा, और अगर पर मीटर सेट किया तो जब एक मीटर में कितना सेट होगा तो वो आपको बताएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद है इनिशियली द जीएम ट्यूब इज स्विच ऑन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब इनिशियली आप स्विच ऑन करते हो जीएम ट्यूब की तो आपके पास उसकी रीडिंग जीरो नहीं होती, बल्कि तब भी आपके पास उसकी रीडिंग कुछ ना कुछ होती है। कुछ ना कुछ क्यों होती है, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट वी हैव द बैकग्राउंड रेडिएशंस। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं भी होता ना, हम कोई मटेरियल मौजूद नहीं भी होता तब भी हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद होती है। बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद होने का मतलब यह है कि अगर कुछ भी नहीं है तो बैकग्राउंड है। वो किसके, सन के थ्रू भी आती है, वो हमारे पास जो है वो आपकी नॉर्मली जो है वो जब आप वो कर रहे होते हो, मटेरियल है आपके इर्द गिर्द, जो बिल्डिंग मटेरियल है उससे भी रेडिएशंस आ रही होती हैं, अर्थ की भी अपनी रेडिएशंस हैं, तो वो बैकग्राउंड रेडिएशन ऑलरेडी मौजूद है। तो जीएम ट्यूब जैसे आप ऑन करोगे ना बेटा, ऐसे ही आपकी जीएम ट्यूब के रेट मीटर के ऊपर रीडिंग आ रही होगी। वजह, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास मौजूद है। तो जब बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद होती है तो रेट मीटर हमारे पास होता है। तो अब जब भी किसी भी डिवाइस का या किसी भी मटेरियल का अगर मुझे काउंटर रेट कैलकुलेट करना होता है ना, तो बेटा सबसे पहले मैं उस वहां पर उसको कैलकुलेट करने से पहले मैं बैकग्राउंड रेडिएशन कैलकुलेट करता हूँ। बैकग्राउंड रेडिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि भाई अब ये देखते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है। मतलब कि देखा जा रहा होता है कि भाई ये जो अभी हो रहा है, फर्ज करो लेट्स सपोज अभी मैंने इस एक वो लिया, रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, इसका मैं काउंटर रेट चेक करना चाह रहा हूँ। तो अब उसका काउंटर रेट तब मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा जब मुझे पहले पता ये हो कि मेरी बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी है, यानी इस टाइम ऑलरेडी अवेलेबल कितनी है, और उसके बाद जो है जब मेरे पास बाद में, यानी जब मैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटो, ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है इसकी रेडिएशन आएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी। तो इनिशियली जब हम क्या करेंगे, जीएम ट्यूब को ऑन करेंगे तो जो रेडिएशंस आएंगी वो बैकग्राउंड रेडिएशंस आएंगी, तो वो मैं अपने पास लिख लूंगा। उसके बाद जब मैं मटेरियल को वहां प्लेस करूंगा तो उसकी रेडिएशन लिख लूंगा। तो दोनों रेडिएशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वही बात होगी इनिशियल और फाइनल रीडिंग की। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग कर लेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो मेरे पास उस मटेरियल की आएगी जो मटेरियल मेरे पास मैंने वहां प्लेस किया होगा। So initially the GM tube is switched on without the presence of any radioactive substance. The reading displayed by the rate meter is known as the background counter rate, mean background radiation counter rate. When the GM tube is used to detect the radioactive emissions, the background counter rate is subtracted from the counter rate obtained. तो जो काउंटर रेट हमारे पास आएगा उनमें से बैकग्राउंड को माइनस कर लो तो आपके पास काउंटर रेट आ जाता है कि कितना है। ठीक हो गया बच्चा? जी सर। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्पार्क काउंटर आ जाता है। दो चीजें हो गई, एक हमारे पास हो गया क्लाउड चैम्बर, दूसरा हो गया जीएम ट्यूब, अब है स्पार्क काउंटर।
स्पार्क काउंटर भी आपके पास एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो रेडियो एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्पार्क काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर गैस, ये स्पार्क काउंटर होता है, नीचे जो शेप मैंने दी है आपको, ये स्पार्क काउंटर है। इसके अंदर डिवाइस वायर्स होती हैं, गर्जर वायर्स हैं, एंड थिन वायर होती है इसके अंदर बिलो इट, नीचे देखो एक वायर है, ऊपर गजर्ड वायर्स है, ठीक है, वहां मटेरियल रखा जाता है, तो दोनों क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं और आपस में का अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड between the girls wire and the wire. The voltage is adjusted until it is just below the value required to produce the spark. इसको स्पार्क काउंटर कहा इसलिए जाता है कि इसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो जितना इसके ऊपर रेडिएशन आती है वो आयनाइज्ड होती है, आयनाइज्ड होने के साथ साथ वो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। तो स्पार्क जब प्रोड्यूस होगा तो हमें पता चलेगा हाँ भाई इसका काउंटर रेट है, यहाँ पर कोई बैग रेडिएशन मौजूद है। When the radioactive source is brought near to the wire गैजेट वायर के करीब अगर हम किसको लाएंगे, रेडियो एक्टिव सोर्स को लाएंगे, तो द रेडियो रेडिएशन जो होंगी आयोनाइज द एयर बिलो इट, वो आयोनाइज करेंगी उसको। द मोशन ऑफ द आयन टू द गजट एंड वो तो जो गजट गजट जो वायर होगी वो क्या करेगी, मोशन स्टार्ट करेगी। द वायर को स्पार्क टू बी प्रोड्यूस, और आपस में क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पार्क का नाम देते हैं। इस ये इसकी प्रॉपर डायग्राम है, और इस साइड पे जो वाइट डायग्राम बनी है ये इसकी क्या है आपके पास, ये डायग्राम जो है ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, और ये जो फुल डायग्राम है ये फुल डायग्राम है उसकी, उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है और वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब क्या है, द स्पार्क कैन बी सीन एंड हर्ड, सुनाई भी देगा दिखाई भी देगा। स्पार्क काउंटर आर सुटेबल फॉर द अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, प्रोड्यूस टू फ्यू आइन टू प्रोड्यूस स्पार्क। यानी बीटा और गामा जो है वो फ्यू स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, तो वो इतने सुटेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, सुटेबल हमारे पास क्या है, सुटेबल हमारे पास अल्फा है, क्योंकि अल्फा ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाता है, तो अल्फा पार्टिकल जो है हमारे पास सुटेबल है इसके लिए, तो हम उसको ज्यादातर यूज करते हैं इसमें। क्लियर हो गई यहां तक बात बेटा? जी सर। अब हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। अब हम सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे कि भाई सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन का मतलब होता है जब हम हमारे पास रेडियो एक्टिव मौजूद हो, मटेरियल मौजूद हो, या हम किसी लैब में जा रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या सेफ्टीज लेनी चाहिए। तो देखो, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन कैन ऑल डैमेज लिविंग सेल्स। इनका काम ये है कि बेटा ये लिविंग सेल को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। तो लिविंग सेल जब डैमेज होती है तो इसका मतलब है ये हमारे लिए खतरनाक है और खतरे की घंटी है। इसीलिए हम जब भी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर आपकी रेडिएशंस मौजूद हो तो वहां हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ती हैं। अब क्या करता है अल्फा पार्टिकल्स जो है, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू आयोनाइज अदर पार्टिकल्स एंड पार्टिकुलरली डेंजरस टू ह्यूमन टिश्यूज। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं आपके पास, ये आप दूसरी जगह से कहां से एंटर हो रहे हो बेटा? जी बेटा, आ गए हो? जी सर। अच्छा, यानी हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जहां मौजूद होती हैं वो डेंजरस है हमारी लिविंग सेल्स के लिए। अल्फा पार्टिकल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू आयोनाइज्ड अदर पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकुलरली क्या करती है, डेंजरस फॉर द ह्यूमन टिश्यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन पावर उनकी ज्यादा है, तो वो आपके किसी भी चीज को क्या कर, टिश्यूज को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। मतलब आपके जो टिश्यूज हैं, ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनको वो डैमेज करती हैं। इसीलिए जो है वो आपके पास अल्फा पार्टिकल डेंजरस है। इसी तरह बीटा पार्टिकल को देख लो तो गामा रेडिएशन इज डेंजरस बिकॉज इट्स हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, वो पेनिट्रेट हो सकती है तो बॉडी के अंदर से भी निकल सकती है। तो वो क्या करती है, वो सेल्स को किलिंग के लिए काम करती है। हाउएवर सेल हैव रिपेयर मैग्नेटिज्म दैट मेक ऑर्डिनरी लेवल ऑफ रेडिएशन रिलेटिव टू द ह्यूमन। तो अल्फा बीटा गामा तीनों जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वो डेंजरस हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस को यूज करते हैं, प्रिकॉशन को अप्लाई करते हैं व्हेन हम कहीं पर ऐसे हो। तो ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी अल्फा जो होता है वो गुजर तो नहीं सकता, लेकिन टिश्यू जो होते हैं उसको डैमेज कर देता है, बीटा टिश्यूज को डैमेज कर लेता है, और गामा जो है वो बिल्कुल इसी में से गुजर जाता है, तो ऑर्गन के अंदर से गुजरते हुए, खून के अंदर से गुजरते हुए निकल जाता है, तो आपके जितने भी ऑर्डिनरी लेवल फंक्शंस हैं उनको वो डैमेज करता है। ठीक हो जी। गया? तो रेडियो जी सर। एक्टिव सब्सटेंस मस्ट always be handled with the correct precautions to prevent harmful effect of
टू पीपल एंड द एनवायरनमेंट। जब भी हम इसको हैंडल करेंगे, इसको हम प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करेंगे, सुटेबल प्रिकॉशन के। ये भी नहीं कि जी हमें गामा रेज हम यूज कर रहे हैं तो गामा रेज हम उठा रहे हैं और हम वहां पर जी क्या चीज यूज कर रहे हैं, हम वहां पर यूज कर रहे हैं जनाब अल्मीनियम फॉयल को। तो गामा अल्मीनियम फॉयल से कंट्रोल ही नहीं हो सकती, ठीक है। गामा को कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करना लिड से होता है, तो हम लिड वहां यूज करेंगे। तो इसी तरह जो सुटेबल प्रिकॉशंस होंगी वो लेते हुए हम इसको यूज करेंगे, तब हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा हमारे पास। तो प्रिकॉशंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज फोर्स और थंग फॉर हैंडल रेडियो एक्टिव सोर्स विदाउट होल्डिंग देम डायरेक्टली। हम उसको डायरेक्टली होल्ड नहीं करते, बल्कि कोई चीज यूज करते हैं, कोई चीज उठाते हैं, उस चीज के थ्रू उसको हैंडल आउट करते हैं, ठीक है। यानी उसको पिक करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके थ्रू उसको पिक करते हैं, डायरेक्टली हम उसको पिक नहीं करते। पहला सबसे बड़ा प्रिकॉशन, डू नॉट पॉइंट द रेडियो एक्टिव सोर्स एट लिविंग टिश्यूज। यानी पॉइंट नहीं करते, सामने नहीं रखते किसी लिविंग टिश्यूज के सामने, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सामने उसको रख दें या सामने उसको रख दें, आंखों पे मार रहे हो या किसी इसी चीज पे मार रहे हो, तो वो सारे क्या है, वो डेंजरस होते हैं। तो उसके ऊपर हम उसको अप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली हम उसको सामने नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, ठीक है। स्टोर रेडियो एक्टिव मटीरियल इन लिड लाइन कंटेनर। जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको हम लिड लाइन कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, ताकि अगर उसमें अल्फा हो रहा हो, गामा हो रहा हो या बीटा हो रहा हो, कोई भी हो रहा हो, तो वो लिड को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए वो लॉक्ड होता है। एंड लॉक कंटेनर अवे श्योरली। और उसको हम क्या करते हैं, ऑलवेज उसको हम लॉक रखते हैं, जैसे ये कंटेनर को लॉक रखा गया है, ठीक है। और इसको लिड या किसी ऐसी चीज में रखा जाता है। वेयर लेबोरेटरी कोट जो है वो हम पहनते हैं, लॉन्ग पैंट पहनते हैं, क्लोज्ड टो फुटवेयर पहनते हैं, एंड ग्लव्स विद एंटरिंग रेडियो एक्टिव प्लेस। जब भी हम एंटरिंग करेंगे रेडियो एक्टिव प्लेस के ऊपर, तो हमें कोट पहनना है, लॉन्ग पैंट पहननी होती है, ठीक है, क्लोज टो फुटवेयर पहनना होता है, ताकि कहीं पर भी हमारी जो रेडियो एक्टिव रेडियो रेडिएशन हो रही हैं वो हमारी बॉडी को टच ना कर सके। उसके बाद हमारे पास जो होता है क्या होता है, वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव सोर्स शुड बी हैंडल विद द रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम। जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास होते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम को यूज करें और उसको बिहाइंड द कंक्रीट वॉल, स्टील लिड और थिन ग्लास पैनल के पीछे रखें, तो ज्यादा बेहतर है। मीन उसको छुपा के किया जाता है, ओपनली उसको नहीं किया जाता। नॉर्मली अगर आप देखो तो जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह होते हैं वो एक साइड पे होते हैं, एक ऐसी जगह पे होते हैं जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, चेक द सराउंडिंग एरिया फॉर द रेडिएशन लेवल। बैकग्राउंड रेडिएशन नॉर्मली हम चेक करते रहते हैं, अबव द नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन अगर होती है तो फिर हम ये प्रिकॉशन यूज करते हैं ताकि हमें पता चले। तो अब बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, इसको हम बार बार पढ़ रहे हैं कि बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन, द रेडिएशन रेडियो एक्टिव रेडिएशन प्रेजेंट अराउंड द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल इन द एनवायरमेंट। उसको बैकग्राउंड रेडिएशन ऑलवेज प्रेजेंट होती है ड्यू टू नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन द ग्राउंड, ब्रिज और बिल्डिंग, रॉक्स एंड कॉस्मेटिक रेडिएशंस जो हैं, रेडिएशंस कम फ्रॉम द स्टार एंड सन जो हो रही होती हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन चल रही होती है। तो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड रेडिएशन हो रही होती है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अच्छा, आज हमने पढ़ा बैकग्राउंड रेडिएशन के प्रिकॉशंस और उसके इंस्ट्रूमेंट के हाउ वी कैलकुलेट द बैकग्राउंड रेडिएशन। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो आपके पास मटेरियल होगा, यानी उसकी जो डिके हो रही होगी, वो डिके